गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है ओम्स लॉ। जैसे कि आप पिछली 10th क्लास में पढ़ चुके हो ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ पढ़ते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि जो हमारे पास पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। जैसे जैसे हम किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो उसके अंदर करंट भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। बेसिकली इस तरह से लिख सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जैसे जैसे करंट को इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस R। सो R इनटू I, दैट इज कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट और जो अपने पास पोटेंशियल है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। अगर करंट को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं R कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। सो R इज इक्वल टू व्हाट? V बाई I, ठीक है। R की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, इसने क्या किया था, इसने स्टेट किया कि जैसे जैसे करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट से, ठीक है, जैसे हम उसको बढ़ाएंगे करंट को तो पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखते हैं, ठीक है। फिर अब क्या करते हैं कि हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें पोटेंशियल और करंट लिखते हैं। सो दैट इज पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सिस और ये एक्सिस करंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है R तो है कांस्टेंट, तो R तो है कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर मैं पोटेंशियल को बढ़ाता हूं तो उधर क्या होगा? करंट बढ़ जाएगा, बिकॉज R क्या है? R तो है कांस्टेंट क्वांटिटी। तो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? भाई पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका ग्राफ। अब बात करते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अब देखो ओम्स लॉ को डिफाइन करना कैसे हम यूज कर सकते हैं ओम्स लॉ को। अब देखो हमने पहले पढ़ा है कि हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो क्या थी? vd इज इक्वल टू e into e by m into tau, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पोटेंशियल की और इलेक्ट्रिक फील्ड की तो उनके बीच का रिलेशन क्या है? भाई हमने पढ़ा था पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन क्या है? v इज इक्वल टू e into r, ठीक है। r क्या थी? भाई लेंथ की डिस्टेंस की जो भी थे, ठीक है। तो यहाँ से हम r की जगह l भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो e की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी? e की वैल्यू आ जाएगी v बाई l। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? v बाई l, ठीक है। अब अपने पास जो ये e है इसको यहाँ पुट कर देंगे। vd इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? vd इज इक्वल टू e v m l into tau। अब हमारे पास vd आ गया, ठीक है। अब हमने एक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन निकाला था। I इज इक्वल टू n e a into vd, a n e into vd। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, देन क्या मिलेगा हमें? I इज इक्वल टू a n e into vd is v into v। तो ये क्या कर देगा? e स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर पुट करेंगे, ये vd की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो e स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, into v बाई m into l into tau। अब देखो इसे
हमें क्या करना है, हमें ओम्स लॉ पे जाना है। ओम्स लॉ क्या कह रहा था, ओम्स लॉ बोल रहा था कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये है ओम्स लॉ, जिसमें V इक्वल्स टू आई इंटू आई, आई इज अ करंट एंड R इज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R क्या था यहाँ, कांस्टेंट था। तो अब रिलेशन में देखिए I इज इक्वल टू V, V है इसमें। ठीक है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको बना लें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्या करेंगे, बाकी सारी टर्म को इधर ले आएंगे। तो क्या आ जाएगा, I बाई, ये नीचे आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, ये सारी टर्म, ये वाला क्या आ जाएगा, इसके इज इनटू m इनटू n ऊपर, और टर्म कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इस रिलेशन को ध्यान से देखो। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किसके साथ, इसके साथ। तो V इज इक्वल टू आई, आई तो हो गया, ये बचा हुआ क्या बन गया, R, तो ये बचा हुआ क्या बन गया, R रेजिस्टेंस। ठीक है, अब I को इधर ले आते हैं, I को इधर ले आएंगे तो V बाई आई, सो V बाई क्या हो जाएगा, V बाई आई क्या आ जाएगा अपने पास, एम एल बाई ए एन ई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ गया अपने पास, कांस्टेंट आ गया, और ये कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस, क्योंकि V बाई आई की वैल्यू क्या थी, V बाई आई क्या था अपने पास, अरे यहाँ से निकालोगे V बाई आई क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, तो V बाई आई इज अ रेजिस्टेंस, तो ये जो वैल्यू आई है ये अपने पास क्या आई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है, और यहाँ से हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हो गया, दिस इज ओम्स लॉ, यही हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ। ठीक है, अब क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। अब रेजिस्टेंस है क्या, देखो रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस क्या है, देखो रेजिस्टेंस हम 10th में पढ़ के आए हैं। बेसिकली रेजिस्टेंस तो क्या होता है, किसी चीज को अपोज करना, हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी की टर्म में देखें रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस देखो, जो भी ये रेजिस्टेंस क्या होगा, एक प्रॉपर्टी होगी। जैसे अपने पास कोई भी वायर है, ठीक है, इस वायर की प्रॉपर्टी है इसको अपोज करने की, करंट को अपोज करने की, इस वायर की करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस समझ आए डेफिनेशन कि भाई इसकी करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। लेकिन ओम्स लॉ से भी बता सकते हैं ना, R इज इक्वल टू V बाई आई, तो रेशियो V एंड I क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, सो R इज इक्वल टू क्या हो गया, रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू V बाई आई। तो अब बात करते हैं इसकी यूनिट्स की। तो देखो इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, वोल्ट, एंड करंट की यूनिट एम्पियर। ठीक है, तो वोल्ट पर एम्पियर, इसको हम क्या बोलते हैं, ओम। तो आर जो यूनिट है, यूनिट वो क्या है, रेजिस्टेंस की, ओम। ठीक है, क्या है, ओम, इसको क्या बोलते हैं, ओम। और इसको दूसरा क्या लिख सकते हैं, वोल्ट एम्पियर इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये इसकी यूनिट होगी। अच्छा, अब बात करते हैं 1 ओम। अरे 1 ओम क्या होगा, जब किसी भी सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल और 1 एम्पियर करंट पास करेगा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, 1 ओम। ठीक है, तो ये तो आप पहले भी पढ़ के आए हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स, कौन कौन से
फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर है उसकी लेंथ, फैक्टर। तो फर्स्ट है लेंथ। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट आता है लेंथ। ये कह रहा है कि जो अपने पास जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होगा। इट मींस अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते जाएं तो क्या होता जाएगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो इसका रेजिस्टेंस कुछ भी हो, एक ऐसी ही वायर देता हूँ जो इसके लेंथ में डबल है, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा हो जाएगा? इसका। मतलब जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाएंगे उस मटेरियल का, उस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अब दूसरा आता है एरिया। एरिया 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 पे कैसे डिपेंड करेगा? देखो जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। इट मींस एरिया जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब देखो एक तो ये वाला वायर है, ठीक है, और एक ये वाला वायर है। ये एरिया कौन सा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कौन सा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इनमें से रेजिस्टेंस कम किसका होगा? भाई जिसका एरिया ज्यादा होगा क्रॉस सेक्शन का, इसका एरिया कम है तो इसका रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाली डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं हम, अब एक तीसरा फैक्टर हो रहा है वो देख लीजिए, नेचर ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। अब सपोज अपने पास एक कॉपर वायर है और एक नाइक्रोम वायर है, ठीक है, जो हीटर वगैरह में लगती है हमारी नाइक्रोम वायर। एक कॉपर वायर है, एक नाइक्रोम वायर है। कॉपर जो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस होता है वो 60 टाइम्स मोर किससे? कॉपर से। कॉपर से 60 टाइम मोर होता है किसका? नाइक्रोम का। तो मतलब नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं ना, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि भाई किस नेचर का मटेरियल है। अगर अलॉय आ जाएंगी तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, कंडक्टर होंगे अच्छे उनका रेजिस्टेंस कम होगा, इंसुलेटर बहुत ज़्यादा है तो ये उस नेचर पे भी डिपेंड करने की चीज़। अब देखो अब क्या करते हैं, अब हम कंबाइन करते हैं इन दोनों को। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए मैं एक कांस्टेंट ऐड करूंगा जिसको मैं बोलूंगा रो। तो R इक्वल्स टू रो इनटू L बाई A। दैट इज कॉल्ड, ये है अपने पास रेजिस्टेंस। ये रो क्या है? कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। तो ये रो क्या है यहाँ? रेजिस्टिविटी। तो ये रो क्या है यहाँ पर? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? R इज इक्वल टू रो इनटू L बाई A। दैट इज रेजिस्टेंस। यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि भाई किस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, किस पे डायरेक्टली कर रहा है, किस पे इनवर्सली कर रहा है। उसके बाद अगर हम रेजिस्टिविटी को देखते हैं, फिर रेजिस्टिविटी क्या है? चलो रेजिस्टिविटी निकालते हैं, ठीक है, यहाँ रेजिस्टिविटी निकालते हैं। क्या है? रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी देखो। सो रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस हमने क्या निकाला अभी? R इज इक्वल टू रो इनटू L बाई A। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है रेजिस्टिविटी की कि भाई रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो रो है यहाँ, तो L बाई A को उधर ले जाऊंगा तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी? रो आ जाएगा R इनटू, ठीक है,
L नीचे गया, A ऊपर गया, तो L नीचे, A दैट इज रजिस्टिविटी। ये क्या है अपने पास, रजिस्टिविटी है, ठीक है। अब देखो रजिस्टिविटी क्या होती है, अगर इसको डिफाइन करें, रजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई अपने पास कोई भी वायर है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है, लेंथ मैंने क्या मान ली, यूनिटी, और एरिया भी क्या है, यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। मतलब दोनों 1 यूनिट है, ठीक है, दोनों की वैल्यू 1 1 है, दोनों की वैल्यू 1 1 यहाँ पुट करेंगे तो रो इज इक्वल टू आर दैट इज 1/, ठीक है। तो रो किसके इक्वल आ गई, रेजिस्टेंस के इक्वल आ गई। तो कैसे डिफाइन करेंगे अब इसको कि भाई जो भी हमारे पास मटेरियल है, वायर है, उसके जो डायमेंशंस है लाइक लेंथ और एरिया, वो क्या हो, यूनिटी हो, मतलब लेंथ 1 मीटर, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ और एरिया दोनों यूनिटी हो तो उस टाइम पे जो रजिस्टिविटी है वो क्या आएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल आएगी। तो मतलब रजिस्टिविटी क्या है कि भाई बेसिकली रेजिस्टेंस ही है, लेकिन जिनका एरिया क्या हो, यूनिटी, जिनकी लेंथ क्या हो, वो भी यूनिटी हो, मींस एक यूनिट लेंथ हो। जैसे 1 मीटर इसकी लेंथ है, एरिया इसका 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी यहाँ से क्लियर है। तो रेजिस्टिविटी को अगर और ज़्यादा डिफाइन करना चाहिए तो रेजिस्टिविटी देखो, आर हमने निकाला था, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। पीछे हमने आर की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली थी, वो क्या निकाली थी, एम एल बाई ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, आर की वैल्यू। अब मैं क्या करूँ, तो मुझे रेजिस्टिविटी के इक्वल लिखना है, तो देखो रो क्या जाएगा, रो इज इक्वल टू आर की वैल्यू एम एल बाई ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू ए बाई एल, सो ए बाई एल, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू है, यहाँ से हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं ना इजीली। देखो ये चीज तो क्या है, रेजिस्टेंस है, यहाँ से रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हो आप और रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ कुछ कैंसिल होने लायक टर्म है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा और एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो रो अपने पास क्या आ गया, रो अपने पास आ गया, रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, दैट इज रो। ये क्या आ गया अपने पास, रो, रेजिस्टिविटी आ गई। अब बात कर लेते हैं कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। हमने रेजिस्टेंस के बारे में डिफाइन कर लिया कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है। अब रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, तो इसमें देखो रेजिस्टिविटी तो बेसिकली क्या होता है कि भाई 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया होगा किसी भी वायर का, उसका रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी। तो अब ये डिपेंड किस पे करेगा, तो ये पहला तो डिपेंड करेगा रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन की है। अब ये एन क्या है, एन क्या थी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है कि भाई इसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, और रेजिस्टिविटी जैसे इंसुलेटर की वो ज़्यादा होती है, ठीक है। 2 मिनट। उसके बाद देखते हैं रो इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/τ। अब देखो टाउ इज अ टाइम, कौन सा टाइम था, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो जैसे कोई भी अपने पास वायर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि भाई दो पार्टिकल्स के बीच के टकराने से पहले फर्स्ट कोलिजन से लेकर दूसरे कोलिजन तक का जो टाइम होगा वो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम। उस टाइम पे भी डिपेंड करती है और इनवर्सली डिपेंड करती है। अब ये टाइम जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, टाइम
बढ़ता जाएगा तो रजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर टाइम को डिक्रीज कर दिया जाए, इसके टाइम को डिक्रीज करेंगे तो रजिस्टिविटी